हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। मैं लालजीत यादव आप सभी का कीर्तिमान एकेडमी पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप सारे लोग खूब धुआंधार पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना भाई। ठीक है, बहुत अच्छी बात। केवल फ़ोन करके हालचाल ही तो नहीं ले रहे हैं, केवल नहीं, वीडियो को आप कंप्लीट देखेंगे। अपनी क्लास में आपकी हाई डिमांड का एक टॉपिक इस वक्त चल रहा है, क्या? DI, डाटा इंटरप्रिटेशन, यानी आंकड़ों का विश्लेषण या समंकों की व्याख्या। तो फ्रेंड्स, इस पर हमने अब तक आपको 3 क्लास दे दी है और ये आपकी चौथी क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। और इस चौथी क्लास में अभी हम लोग पाई चार्ट पर ही डिस्कस कर रहे हैं। पिछली क्लासेज में भी हमने पाई चार्ट पर ही डिस्कस किया है। पहले ये कंप्लीट हो जाएगा, तब हम आगे की बातें टेबलेशन पर, बार डायग्राम पर या ग्राफ पर आपसे क्लियर करेंगे। ठीक है भाई। तो चलिए आज अपनी चौथी क्लास की शुरुआत करेंगे। ये क्वेश्चन आपके यहाँ लखनऊ अधीनस्थ के द्वारा पूछा गया प्रश्न, सेम हमने आपके लिए लिखा हुआ है ताकि आपका समय बचे, हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर पाएँ। तो क्वेश्चन सबको दिख रहा होगा, सारे लोग उतार लीजिए, फिर भी मैं आपको पढ़ करके सुना देता हूँ। तो चलिए भाई, आप सभी लोग अपनी कॉपी और पेन फटाफट निकालिए, आज के काम की शुरुआत कर देते हैं। अगर हम आज के काम की शुरुआत के बारे में बात करेंगे तो क्वेश्चन जरा देखिए कि क्या लिखा गया, उसको पढ़ते हैं और समझते हैं। लिखा गया कि नीचे दिया गया पाई चार्ट एक विद्यालय के 300 बच्चों, यहाँ देखो एक डेटा आपको मिलता है 300 स्टूडेंट्स, ये जानकारी आपको ध्यान में रखनी है। तो 300 बच्चों के द्वारा बताए गए सबसे अधिक पसंदीदा लेखक यानी फेवरेट राइटर की बात की गई है कि आंकड़ों को दिखाया गया। इस जानकारी को पढ़ करके नीचे दिए गए प्रश्नों को हमें आंसर देना है। यानी ऊपर का जो डायरेक्शन प्रश्न 1 से 4 तक का है, उसमें आपके काम का एक पॉइंट है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 300 हैं, यानी 300 हैं, बाकी कोई बात नहीं। अब नीचे हमने पाई चार्ट को देखा तो अलग अलग कलर और अलग अलग शैडो से इनको दिखाया गया। इसमें यह बताया गया कि ये देखिए आपके पास जो एनाइड, तो आपके पास ये कौन से भाई, ये वाले कहाँ गए क्वेश्चन। और फर्स्ट के अंतर्गत आपको दिया गया एनिड ब्लाइटन, तो ये हो गए एनिड ब्लाइटन। यहाँ पे कुल 50 बच्चे इनको पसंद करते हैं। 110 जेके रोलिंग को पसंद करने वाले बच्चे हैं। रस्किन बॉन्ड को पसंद करने वाले बच्चे कितने हैं, 80 होंगे। और जबकि आप देख पा रहे होंगे कि ये कौन है भाई, रोल्ड डाहल हैं। तो रोल्ड डाहल को पसंद करने वाले कुल 60 स्टूडेंट्स हैं। ये डेटा दिया गया। अब इस आंकड़ा के हिसाब से हमें इनके पूछे गए एक एक प्रश्न का उत्तर देना है। तो सब लोग तैयार हैं? चलिए पहला सवाल हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 1 में ये कहा गया डियर स्टूडेंट्स कि कितने प्रतिशत बच्चों ने एनिड ब्लाइटन। अब आपको गौर करना है कि एनिड ब्लाइटन कहाँ है, ये हैं 50 बच्चे वाला एनिड ब्लाइटन। तो कितने प्रतिशत बच्चों ने एनिड ब्लाइटन को अपना पसंदीदा लेखक बताया है। डियर स्टूडेंट्स, आप हमें बताएं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो अगर मैं पहले सवाल का जवाब लूँ आपके लिए तो सीधे कहना है क्वेश्चन मार्क बराबर। बताओ एनिड ब्लाइटन को पसंद करने वाले बच्चे कितने हैं, कुल 50 हैं। तो आपका क्या हो गया, मद विशेष पर खर्च बटे कुल खर्च, फार्मूला याद है पार्ट 1 वाला। तो यानी कुल खर्च का मतलब कितने, 300 यहाँ से, तो ये 300 होगा। और प्रतिशत बताना तो गुणा किससे करिएगा, 100 से। आप सभी जानते हो कि 50 से काटोगे तो 6 बार जाएगा, फिर 2 से काट दो तो 2 तियाँ 2 पच्चे 10 से 50, तो आपके पास आएगा 50 बटे 3, यानी ये होगा 16 सही 2/3%। या डियर स्टूडेंट 16.666 आएगा। तो 16.6% ही विकल्प में लिख के दिया गया था, 16.67 भी लिखा हो तो भी चलेगा। फिलहाल जो ऑप्शन आपकी परीक्षा में दिया गया था वो ये था। सो पहले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका यही होगा। समझ में आ गया सबको आराम से? चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 2 अब डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन आपने आराम से कंप्लीट कर लिया भाई। अब अगर मैं आपका क्वेश्चन 2 देखूँ तो इस पूरे डेटा में वैसे भी आपको केवल 300 बच्चे जो उतना ही याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 अब देखिए, इस पेज भी अपने पास हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत मज़ेदार DI, बस एक बार आप पढ़ो। कहता है जेके रोलिंग को पसंद करने वाले, तो भाई जेके रोलिंग को पसंद करने वाले लोग कितने, 110 हैं। ठीक है, तो जेके रोलिंग वाले 110 हो गए। बच्चों की संख्या की तुलना में कितने अधिक बच्चे एनिड ब्लाइटन और रस्किन बॉन्ड को पसंद करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, देखो 2 नाम आया, एनिड ब्लाइटन, तो एनिड ब्लाइटन को 50 है और दूसरा नाम क्या है, रस्किन बॉन्ड, ये है। तो आप इनको देखिए, ऐसे प्रश्न को डायग्राम से ही आप लोग हल कर सकते हो कि वास्तव में एनिड ब्लाइटन
तो एनिड ब्लाइटन को 50, रस्किन बॉन्ड को 80, 8 5 13, 130 लोग होंगे और जेके रोलिंग को पसंद करने वाले कितने 110 हैं। तो अगर हम इस 130 में से 110 को घटा दें तो आंसर कितना आएगा 20 आएगा। यही आंसर है। केवल आप देखिए कि जबरदस्ती का लंबा लंबा भावकाल बनाया गया। सो डियर स्टूडेंट्स कुछ नहीं, दूसरे प्रश्न के उत्तर के लिए डायरेक्टली यहाँ कह दो क्वेश्चन मार्क बराबर। ज़्यादा मत सोचो, वो इसलिए मत सोचो क्योंकि जेके रोलिंग के लिए 110 बच्चे वो क्लियर है। इसी प्रकार से एनिड ब्लाइटन, तो एनिड ब्लाइटन का 50 बच्चे ये भी क्लियर हो जाएगा। और साथ ही साथ रस्किन बॉन्ड, तो रस्किन बॉन्ड का 80 है, ये भी क्लियर है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन मार्क बराबर आप कर दीजिएगा 80 + 50 माइनस जेके रोलिंग वाला 110। तो आप सभी को पता हो गया कि करेक्ट आंसर मेरा कितना आएगा 20 यानी 20। ये आपके प्रश्न का उत्तर है। समझ में आ रहा आराम से, फटाफट करते जाओ भाई। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी आराम से कंप्लीट हो गया। और आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो बताना। और ज़रा क्लास आपकी अच्छी लग रही तो भाई साहब ज़रा वीडियो को लाइक फटाफट करिए, कमेंट करिए, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए उन बच्चों तक जो मैथ्स को अच्छी तरीके से सीखना पढ़ना चाहते हैं। भले ऑनलाइन पढ़ रहे हो लेकिन उनको ऑफलाइन की फीलिंग आ रही हो, वही आराम से चल रहा हो। क्वेश्चन नंबर 3 देखना है डियर स्टूडेंट। अगर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करता हूँ तो आपके पास लिखा गया यदि एनिड ब्लाइटन को पसंद करने वाले, तो जैसे एनिड ब्लाइटन शब्द का प्रयोग किया गया तो एनिड ब्लाइटन वाले कितने हैं 50 लोग हैं। ये डेटा अपने ध्यान में रख लेना कि 50 लोग हैं। करने वाले 1/5 बच्चे इस सर्वेक्षण से बाहर कर दिया जाए। यानी इनका कहना ये कि एनिड ब्लाइटन को पसंद करने वाले 50 लोग हैं, अगर उसका 1/5 तो 100, तो आपके पास 50 के 1/5 अभी सॉल्व कर लिया जाए तो यानी 10 बच्चों को बाहर कर दिया, भगा दे पक यहाँ से निकलो, तो 40 ही तो बचेंगे, कोई चिंता की बात नहीं। आगे क्या हुआ तो एनिड ब्लाइटन को पसंद करने वाले बच्चों का नया प्रतिशत कितना हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर के लिए आप सब रेडी हो जाइए। चूँकि कह दीजिएगा कि बाहर कितने हो रहे हैं बच्चे, तो एनिड ब्लाइटन वाले बाहर हो रहे हैं 1/5 किसका 50 का, 50 का 1/5 इसका मतलब 10 बच्चे बाहर हो गए। तो एनिड ब्लाइटन के लिए अब कितने बचेंगे, तो आप कह सकते हो कि 50 - 10 = 40। बोलो यस और नो, 40 बच्चे बच गए। अब कह रहे हैं कि उनको पसंद करने वालों का नया प्रतिशत क्या हो जाएगा। यहाँ एक मज़ेदार बात आपको ध्यान रखनी है कि डियर स्टूडेंट्स से 40 बच्चे तो हैं लेकिन वास्तव में कुल सर्वे में शामिल कितने स्टूडेंट्स थे 300। जब 10 को बाहर कर दोगे तो ये जो आंकड़ा है 300 थोड़ी ना रह जाएगा, 10 वहाँ से भी घट जाएगा, तो घटा दीजिएगा तो 290 आ जाएगा। बोलो, और ऐसी स्थिति में जो आपका नया परसेंटेज आएगा वो आ जाएगा 40 और बटे कितने के 290 और इंटू 100 कर दीजिएगा। अब अगर आप इसे कैलकुलेट करें तो भाई एक जीरो आपका यहाँ से कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 400 बटे 29। हल कर लो तो 13.79% के आसपास इनकी पॉपुलैरिटी रह जाएगी। यानी इनको पसंद करने वालों की जो परसेंटेज है अब वो 13.79% के आसपास हो जाएगी। क्या आराम से समझ में आ गया? ठीक है भाई, तो इसे लगा लो। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ता हूँ। डीआई बेहद आसान है, सिर्फ आपके मन में लगता है नहीं ऐसे वैसे, कुछ भी नहीं ऐसा है, बहुत ईजी है। बट आपने बेसिक थोड़ी पढ़ा हो और वो सारी बातें हमने आपको पार्ट 1 में बता दी हैं। तो ठीक है भाई, उसको आप सभी लोग ध्यान रखते हुए चले इस खूबसूरत सवाल का अंतिम क्वेश्चन अब हम आपके लिए लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या, जरा देखो। लास्ट क्वेश्चन में ये कह दिया गया कि अगर जेके रोलिंग को अपना पसंदीदा लेखक, तो जेके रोलिंग 110 हैं, ठीक है, तो कह रहे हैं जेके रोलिंग को अपना पसंदीदा लेखक बताने वाले 10% बच्चे, अच्छा 10% बच्चे, तो डियर स्टूडेंट्स रोल्ड डाहल ये हैं 60 इनके पास हैं, को अपनी पसंद में बदल लेते हैं। तो रोल्ड डाहल को पसंद करने वाले बच्चों का नया प्रतिशत क्या होगा। देखो कितना अच्छा सवाल है। यानी आप देखिए कई बार क्या होता है, जो बिन पेंदी की लोटा टाइप के लोग हैं किसी को भी पसंद करने लग जाते हैं, ऐसे लोग खतरनाक होते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, सवाल के हिसाब से तो हमें सॉल्व करना है।
जेके रोलिंग को पसंद करने वाले अभी कितने थे? 110 लोग थे। इनकी किसी हरकत से लोगों को नाराज़गी हुई तो 10% लोगों ने इनकी जगह किसको कर लिया? इनको, भाई साहब को, रोल्ड डाहल को पसंद करने लग गए। यानी ये बच्चे यहाँ के शिफ्ट होंगे। कितने? 10%। किसका 10%? 110 का। तो यार 110 का 10% कितने आएंगे? 11 बच्चे। तो 60 ही पहले से 11 और ऐड हो जाएंगे तो 71 हो जाएंगे। तो अब जिनका जाके नया परसेंटेज क्या होगा ये हमें बताना, बट अब की जोड़ना नहीं है क्योंकि बच्चे कोई बाहर नहीं हुए, बस यहाँ से वहाँ शिफ्टिंग का मैटर हुआ है। तो 300 थे तो 300 ही रहेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, पहले तो ये कह दीजिएगा कि चूंकि क्वेश्चन नंबर 4 के लिए 10% किसका? जेके रोलिंग। तो जेके रोलिंग का आप कह दीजिएगा 10%। तो अगर 10% 110 का निकाल दिया जाएगा तो आप सभी को ये पता है कि कुल हो जाएंगे 11 स्टूडेंट्स। तो अब आपका ये जो कौन भाई साहब रोल्ड हैं, तो रोल्ड डाहल, तो रोल्ड डाहल के पक्ष में अब 60 बच्चे पहले से थे, 11 और आ गए, सो ये 71 हो जाएंगे। अब इनको पसंद करने वालों की परसेंटेज क्या होगी? ये बराबर 71 बटे टोटल कितने होंगे? 300 और इंटू 100, क्योंकि प्रतिशत आपको फाइंड करना है। तो आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, आपके पास एक कैंसिल हो जाएगा, इससे भाग करोगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, एक साथ 3 त्रिके 9 और 2 11 3 6 18, लगभग 23.6% के आसपास इनकी नई परसेंटेज हो जाएगी और ये आपका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। क्या कोई डाउट है किसी को? फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। बड़ा बेहतरीन सवाल था, यूपी ट्रिपल एससी ने इस क्वेश्चन को पूछा था। अब चलिए मैं ज़रा आपके अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करूंगा और देखता हूं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या नया प्राप्त होने वाला है। देख पा रहे होंगे एक पाई चार्ट कितना बेहतर है, और जब दो दो डायग्राम का कंपेयर करके क्वेश्चन बनते हैं तो और भी डीआई में मज़ा आता है। हाँ, मज़ा उसे आएगा जिसने कम से कम सारी बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया, मतलब जो हमने आपको सिखाया था कि नहीं भाई ठीक, आपका सिंप्लीफिकेशन अच्छा हो, परसेंटेज आपको आनी चाहिए, एवरेज थोड़ा सा बेसिक पता हो, रेशियो आपको पता हो। देखो सारे क्वेश्चन उसी के आसपास घूमते हुए आपको नज़र आ जाएंगे। अब हम आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, ये भी बड़ा खूबसूरत सवाल है। तो यहाँ तुरंत लिखिएगा आप लोग डायरेक्शन यानी निर्देश। तो यहाँ लिखिए निर्देश, और ये निर्देश आपका क्वेश्चन नंबर 1 to 4 है, 1 से 4 तक के लिए। क्या है देखते हैं। लिखा है निम्नलिखित पाई चार्ट में, तो लिखते चलिए सब लोग। यहाँ हो गया निम्नलिखित पाई चार्ट में एक दिन एक छात्र के, तो यहाँ लिखते रहना एक दिन एक छात्र के विभिन्न विषयों के, एक छात्र के विभिन्न विषयों के अध्ययन समय को, विभिन्न विषयों के अध्ययन समय को दर्शाया गया है। सीजीएल का सवाल है भैया, दर्शाया गया है पाई चार्ट का अध्ययन करके। तो लिखते रहिए भैया, पाई चार्ट का अध्ययन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए चलता है। अब यहाँ पे पाई चार्ट को बनाइए, फिर आंसर दे दीजिएगा भैया। अब यहाँ पे हमारे पास ये आता है 15%। चलो ये 15% समय वो देता है केमिस्ट्री पर। तो यहाँ लिखा गया रसायन विज्ञान। बनाते चलिए सब लोग फटाफट साथ में। गणित को उसने दिया 30%। अब टाइम टेबल पर ही लिखा है या पढ़ता भी है पता नहीं, बट 30% दिया गया समय। 10% ज्योग्राफी यानी भूगोल को दिया है कि ताकि भारत को अच्छे से समझ लिया जाए। तो ये भूगोल पर 10% आ गया। हिस्ट्री पर 15% इन्होंने दे दिया,
चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ 15% इतिहास आ गया। इसके बाद अगला सेक्शन है कि 10% कोई अदर सब्जेक्ट होगा, करंट अफेयर्स वगैरह, तो 10% उसने अदर सब्जेक्ट को दे दिया और साथ ही साथ 20% उसने फिजिक्स को दे दिया। तो यानी यहाँ पे उसका फिजिक्स हो गया। ये आपके पास हो गया पाई चार्ट, यानी सर्कुलर डायग्राम दे दिया गया क्वेश्चन की तरफ से। अब इसके बेस पर 4 क्वेश्चन का जवाब देना है। तो देखता हूं कि पहला क्वेश्चन क्या रहा आपका। क्वेश्चन नंबर 1 में ये लिखा गया कि इतिहास और रसायन का अध्ययन करने में, तो लिखिएगा इतिहास और रसायन का अध्ययन करने में 4 घंटे 30 मिनट 4 घंटे 30 मिनट का समय लगा। तो छात्र ने भौतिकी की, तो छात्र ने फिजिक्स भौतिकी की पढ़ाई कितने समय की, भौतिकी की पढ़ाई कितने समय की, ये आपका क्वेश्चन है। अब अगर आप देख रहे होंगे तो बहुत ही खूबसूरत सा सवाल। इस क्वेश्चन को यदि हमें डिस्कस करना है तो सारा डेटा अब आपने मेरे साथ साथ लिख लिया, सुन लिया, समझ लिया है, केवल प्रश्नों का उत्तर देना। क्यों भाई? अगर हाँ है तो चलो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ये दे दिया गया परसेंटेज, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास ये जो पहला क्वेश्चन है, यानी इसके ऊपर के डायरेक्शन में कोई भी आंकड़ा हमारे पास नहीं है। हमारा क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो रहा है। कहता है कि इतिहास और रसायन का अध्ययन करने वाले, तो डियर स्टूडेंट्स इतिहास का अध्ययन करने वाले कितने, 15% है उसका टाइम टेबल का समय, और रसायन का भी 15% है। दोनों को ऐड कर दो तो 30% टाइम यहाँ पर देता है। सवाल में ये बताया गया कि ये दोनों को उसको पढ़ने का जो समय लगा है 4 घंटे 30 मिनट का टाइम वो एक्सपेंड करता है यहाँ पे। तो सवाल है कि साथ छात्र ने फिजिक्स की पढ़ाई कितने घंटे की होगी। तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि चूंकि जो हमारे पास इतिहास का समय है, तो ज़रा समझो इतिहास और प्लस केमिस्ट्री यानी रसायन की बात करोगे तो मेरे भाई दोनों का 15% है, तो 15% को जोड़िए तो 30% आएगा। और अकेले जो फिजिक्स वाला था, यहीं पे क्वेश्चन मार्क लगा लेता हूँ, ये मेरा क्वेश्चन है वो 20% है। तो क्या मैं इसे डायरेक्टली 30% बराबर, एक बात बताओ कि 4 घंटे 30 मिनट का मतलब तो 4.5 होगा ना भाई, 4.5 घंटे कह दीजिए आप, बोलो। तो आप लोग डायरेक्टली बोलो कि 4.30% बराबर 4.5 घंटे के। तो इसलिए 20% यानी फिजिक्स वो कितने घंटे पढ़ेगा अभी पता चल जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा बटे आपका 30 आ जाएगा, और गुणे कितना हो जाएगा, 20 है। तो अगर 20 है तो टेंशन लेने की आवश्यकता ही नहीं आपके पास। तो सही बात इतनी हो गई हमारे पास कि अगर हम इसे हल करते हैं भाई तो कर दीजिएगा, एक जीरो चाहिए, इस काट देता हूँ, 15 दूनी 30 हो जाएगा, 15 तियाँ 45, 10.3 हो जाएगा, 2 दहा में 20, 10.3 गुणे 10 यानी ये 3 घंटे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या समझ में आया? तो फटाफट लगा लो ताकि मैं अगला क्वेश्चन आपको करा दूं। ठीक है, रेडी हैं सब लोग? ओके भाई, सबको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं किसी विद्यार्थी को? यदि हो तो बताना भाई, शर्माना बिल्कुल नहीं। और इसी बात पे क्वेश्चन नंबर 2 होगा, मिटा दो ना। ओके, और हाँ आप लोग ज़रा जोश और उत्साह के साथ वीडियो को कंप्लीट देखिए ताकि एक एक चीज़ समझिए और सफलता अपनी सुनिश्चित करिए। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 2 अब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है कि यदि छात्र ने, तो लिखिए क्वेश्चन 2, यदि छात्र ने रसायन की पढ़ाई,
तो छात्र ने रसायन की पढ़ाई 3 घंटे की तो उसने भूगोल की पढ़ाई कितने घंटे की। अब देखिए इस प्रश्न में तो कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए आपको कि इस क्वेश्चन को तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बताइए केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में देखो उसका 15% जाता है, वो 3 घंटे के बराबर हो जाएगा। सवाल ये किया गया कि अगर ज्योग्राफी की बात करूंगा तो 10% है, वो कितने घंटे के बराबर होगा। तो आप बहुत आराम से इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व कर दो कि भाई जब रसायन की बात करोगे तो 15% होगा, भूगोल की बात करोगे तो 10% हो जाएगा। बोलिए भाई, तो आप कह सकते हैं कि ये जो 15% है वो बराबर 3 घंटे के हो जाएगा। इसलिए उसका जो 10% निकल के आएगा ज्योग्राफी वाला टाइम, तो ये होगा 3/15 × 10। बोलो हो जाएगा। अगर हो जाएगा तो सबको पता है कि 3 × 5 = 15 और 5 दूनी 10, तो ज्योग्राफी कितने घंटे पढ़ेगा वो 2 घंटे, और ये आपका करेक्ट आंसर होगा। इसे सॉल्व कर लो। तो मैं आपका तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे तुरंत सॉल्व करूँगा कि तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या आने वाला है। रेडी हैं? चलिए भाई तीसरा क्वेश्चन मैं ज़रा लिखता हूँ आप सबके लिए। बस इसमें तो एक ही काम है, क्वेश्चन देखो उत्तर दे दो। क्वेश्चन नंबर 3 आप सबके लिए ये आ गया, लिखा है कि यदि छात्र ने एक दिन में, बड़ा अच्छा विद्यार्थी है, यदि छात्र ने एक दिन में क्या कितना पढ़ा 10 घंटे, बहुत पढ़ा भाई, 10 घंटे पढ़ाई की, 10 घंटे पढ़ाई की, तो उसने गणित की पढ़ाई कितने समय की, तो उसने गणित की पढ़ाई कितने समय की। तो उसने गणित की पढ़ाई कितने समय की, ये आपका क्वेश्चन है। यहाँ पे एक बात मैं बताना चाहूँगा कि इस प्रश्न में थोड़ा सा मज़ा है। कैसे मज़ा है आप सब बताइए कि अगर ये विद्यार्थी निश्चित तौर पे एक बेहतरीन विद्यार्थी होगा, क्योंकि 8 से 10 घंटे पढ़ने वाला विद्यार्थी हमेशा टॉपर होता है जो ईमानदारी से पढ़ेगा। और इसी लॉकडाउन में ही आप देख लो कि जिन विद्यार्थियों ने इन 7-8 महीनों में पढ़ाई की वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए, और जो सिर्फ हवाबाजी हवाई फायर किए पड़े हैं उनकी हालत पतली हो गई। सो फ्रेंड्स, आप सिलेक्शन के काबिल हो, इसलिए मैं मेहनत करके वीडियो बनाता, वरना आपसे चाहिए क्या, सिर्फ सिलेक्शन। देखो छात्र ने एक दिन में यानी 24 घंटे में 10 घंटे, ये जो आंकड़ा है उसके एक दिन का ही दिया गया था कि एक दिन का पूरा उसका एक कैलकुलेशन हिसाब किताब है। हमने आपको बार बार सिखाया कि प्रतिशतता जोड़ने की जरूरत नहीं, अपने आप में जो टोटल होगा तो हमारे लिए वो 100% के बराबर होगा। बोले यस और नो। अब उसने गणित कितनी देर पढ़ी, तो उस एक दिन के हिसाब किताब या उसके टाइम टेबल में या टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग टोटल अगर 100% में डिवाइड है तो उस 100% में उसका गणित वाला सेक्शन कितना आता है, 30% का आता है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत कहाँ थी, आप सीधे कह देते कि जो हमारा ये 100% है एक दिन का, एक्चुअली वो 10 घंटे के बराबर होगा। बात इसकी गणित पढ़ने की है तो गणित के अंतर्गत उसका 30% समय जा रहा है, तो आप डायरेक्टली बोल देते 30% बराबर, तो आपका उत्तर आ जाता। सो इसको यहाँ से उड़ा देते, ये आपके पास आता 1/10, ये ले जाके मल्टीप्लाई कर देते और स्वस्थ और मस्त रहते। तो गणित उसने कितनी पढ़ी, 3 घंटे पढ़ी। निश्चित तौर पे एक बेहतरीन विद्यार्थी है वो, मन लगेगा तभी तो गणित पढ़ेगा, वरना लोग वीडियो बस व्यूज़ बढ़ा के गायब हो जाते हैं। वो गायब बेटा वो ज़िंदगी से हो जाएगी, इस नाते कंप्लीट देखना, क्योंकि इसमें नुकसान और फ़ायदा सिर्फ आपका है। चलिए फटाफट इस क्वेश्चन को कंप्लीट करिए, तो मैं आपके लिए आपका अगला क्वेश्चन इसमें करा दूं और देखता हूं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चौथा और एक बेहतरीन प्रश्न है, उसे कैसे सॉल्व करना है। अब अगर मैं क्वेश्चन नंबर 4 आपकी क्लास का लेता हूं, चलिए भाई, तो आप सारे लोग जरा हमें अवगत कराते रहे कंटिन्यू।
कि नहीं नहीं आपकी पढ़ाई कैसी चली यार, कभी कभार फ़ोन वोन भी कर लिया करिए आप लोग, तो कभी पूछते नहीं हो भाई। ऐसा मैं मजाक कर रहा हूँ, आप में से तमाम विद्यार्थियों की कॉल लगातार आती रहती है। तो नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, लिखता हूँ। यदि छात्र अन्य विषय पढ़ने में, जरा लिखना, तो यदि छात्र अन्य विषय पढ़ने में 10% की बजाय 15%, 10% की बजाय 15% समय लगाता है, समय लगाता है, और यह समय वह, और लिखते रहना, और यह समय वह गणित पढ़ने के, मतलब हमारा ही समय काट दिया गणित पढ़ने के निर्धारित समय में से निकालता है। और यदि उसने प्रतिदिन, बहुत अच्छा, और यदि उसने पर डे यानी प्रतिदिन 20 घंटे पढ़ाई, बाप रे, उसने 20 घंटे पढ़ाई की हो, तो प्रतिदिन गणित पढ़ने के समय का अंतर यानी डिफरेंस क्या होगा, पढ़ने के समय का अंतर क्या होगा, बस इतनी सी बात आप सभी को बताना है। अगर फ्रेंड्स हम लोग अपने इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, देखिए हमारा ये सवाल कैसे सॉल्व होगा। थोड़ा सा आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन बहुत क्लियर है। आपसे डियर स्टूडेंट्स ये कह दिया गया कि एक छात्र है जो अन्य विषय, तो डियर स्टूडेंट पहले अन्य विषय, तो अगर अन्य विषय की बात करिएगा तो ध्यान से देखें कि अन्य विषय पर अभी तक ये जो विद्यार्थी था कितना समय दे रहा था, 10%, तो 10% हमने लिख दिया की बजाय 15% समय दे देगा। तो 10 की बजाय अगर 15% का समय देगा तो हमें डिफरेंस निकाल देना है। 15 10 कुल 25% आता है इसके पास, और ये समय वो गणित वाले निर्धारित समय से निकाल लेता है। तो गणित वाले निर्धारित समय से निकाल लेगा तो गणित का जो निर्धारित समय वो कितना था, 30% का है, तो 30% का। तो एक्चुअली मैं ये कहना चाहता था दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा, अंतर होगा, वो कितने का होगा, 5% का हो जाएगा। अब प्रश्न ये है कि अगर उसने रोज रोज की पढ़ाई कितने की, 20 आवर्स यानी 20 घंटे उसने पढ़ाई किया है, तो प्रश्न किया गया कि गणित पढ़ने में उसका जो समय लगेगा वो कितना लगेगा, ये आपका क्वेश्चन है ना भाई। तो यहाँ पे अगर गणित पढ़ने का समय लेना है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, सीधे 20 घंटे, तो यानी 5% बराबर 20 घंटे, तो सीधे क्वेश्चन मार्क बराबर। आप ही लोग बताइए कि जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपको करने के लिए बचेगा क्या, सीधे 20 हो जाएगा, 20 बटे आप 100 करिएगा और गुणे 5 कर दीजिए। तो जब आप इसको हल कर देंगे तो आपके क्वेश्चन का तुरंत बोलिए आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, तो 20 25 100 5 × 5 यानी 1 घंटे का अंतर आएगा, और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या कोई डाउट है? मैं फिर से पढ़ देता हूँ कि एक विद्यार्थी है जो यहाँ पे कह रहे हैं कि किसी विषय को 10 की बजाय 15% अगर समय देने लगेगा तो जो यहाँ पे समय में परिवर्तन हो जाएगा इसे हमें ऐड कर देना, ये नहीं कि सिर्फ 5%। आप डायरेक्टली 5% का डिफरेंस भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। सवाल ये किया गया कि अब आप देखिए कि अगर रोज़ रोज़ 20 घंटे की स्टडी कर रहा होगा तो उसका पर डे के शेड्यूल में जो अदर सब्जेक्ट है, मैथ्स वाला सब्जेक्ट है, दोनों में कितने का डिफरेंस आएगा, तो 5% का आएगा, यानी 1 घंटे का अंतर हो जाएगा, भले उसने 20 घंटे की पढ़ाई की हो।
ठीक है, कोई डाउट तो नहीं आप सबको? चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आज क्लास आपको समझ में आई होगी, आपने एंजॉय किया होगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप सब लोग ऐसे ही मन लगाकर पढ़ते रहिए। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।